हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में किस तरीके से राज्य और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, हम आज वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाए तो हम उस पर काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ढांचे का विस्तार 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। उत्तर वैदिक काल का इतिहास वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। किस पर आधारित है? वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिन्हें ऋग्वैदिक काल के बाद संग्रहित किया गया था। वैदिक श्लोक या मंत्रों का संग्रह जो है वो संहिता कहलाता है। संहिता किसे कहते हैं? वैदिक श्लोक या मंत्रों का संग्रह जो है वो संहिता कहलाता है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, जिसके आधार पर हमने प्रारंभिक वैदिक काल का वर्णन किया है। इसे गाया जा सके, इस उद्देश्य से ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर इसे लयबद्ध किया गया। इस संशोधित संग्रह को सामवेद कहा गया। उत्तर वैदिक काल में दो और संकलन तैयार किए गए, जिन्हें यजुर्वेद संहिता और अर्थवेद संहिता के नाम से जाना गया। क्या-क्या कहा गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। फिर उसके बाद देखिए, यजुर्वेद में न केवल श्लोक हैं, बल्कि उनके पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं, जो उस वक्त सामाजिक और राजनीतिक परिवेश एवं स्थिति को भी दर्शाते हैं। अथर्ववेद में बाधाओं एवं बुराइयों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद में क्या है? बाधाओं एवं बुराइयों को दूर करने वाले तंत्र मंत्रों का उल्लेख है। इसके जरिए हमें अनार्यों में विश्वास और प्रथाओं का पता चलता है। देखिए, वैदिक संहिता के बाद कई खंडों में रचित ब्राह्मण नामक ग्रंथ जो है वो सामने आता है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये वैदिक अनुष्ठान की विधियों के बारे में बताते हैं, साथ ही इसमें सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भी पता चलता है। याद रखिएगा, इन सभी उत्तर वैदिक ग्रंथों को ऊपरी गंगा की घाटी में अनुमानतः 1000 से 500 ईसा पूर्व पहले क्या था, उस टाइम पे रचा गया था और संकलित किया गया था। इस क्षेत्र की खुदाई और पड़ताल करने से उस दौर के तकरीबन 700 बस्तियों का भी पता चला है। इन्हें चित्रित भूरे बर्तन वाला स्थल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग ऐसे मिट्टी के बर्तन एवं कटोरे का इस्तेमाल करते थे, जो कि भूरे रंग का होता था। उन्होंने लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों और बेसिकली चित्रित भूरे बर्तन वाले लौह काल के संयुक्त पुरातात्विक साक्ष्य से ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी एवं उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में भी पता चलता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं, विभिन्न प्रकार के बर्तनों के बारे में जानकर हम वहाँ रहने वाले जो एरिया है उसके बारे में, वहाँ की जो मिट्टी है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे साक्ष्य हैं वो आपस में एकत्रित होके किसी बड़े एक तथ्य को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग भी मतलब लोहे का जो उपयोग है वह भी किया जाता था। लोहे के उपयोग की कहानी घोड़े के जैसे ही है। घोड़े का पालतू बनाया जाना सबसे पहले ईसा पूर्व छठी सहस्त्राब्दी के काले सागर के पास देखा गया, लेकिन ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में घोड़े को पाला जाना आमतौर पर पाया जाने लगा। इस प्रकार लोहा जो है वो लंबे समय के बाद इस्तेमाल के लायक बन गया। पत्थर और लोहे के पिंड जब वायुमंडल के संपर्क में आते तो उल्का बनकर जमीन पर गिर जाते। ऐसे टुकड़े प्राचीन मिस्र में तकरीबन 3000 ईसा पूर्व में पाए गए। इनकी पहचान लोहे के रूप में हुई और उसे मिस्र की भाषा में स्वर्ग से गिरा हुआ काला तांबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला तांबा कहा जाता है। देखिए, कई ताम्र खनिजों में लौह अयस्क होते हैं। इन खनिजों से लौह अयस्कों को अलग करने और शुद्ध धातु बनाने में कई वर्ष लगे। शुद्ध धातु के रूप में लोहा सबसे पहले ईसा पूर्व 5000 में मेसोपोटामिया में बनाया गया और बाद में ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में अनातोलिया में। हालांकि ईसा पूर्व 1200 तक पश्चिमी एशिया में लोहा एक बहुमूल्य धातु था और शासकों द्वारा उपहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे को कभी-कभी लोथल और हड़प्पा काल में अफगानिस्तान के कुछ स्थानों पर बताया जाता है। इनमें से कोई भी शुद्ध लौह धातु या लोहे के काम को नहीं दर्शाता। वे वास्तव में लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं हैं।
इन अयस्कों को तांबा से अलग नहीं किया गया और न ही शुद्ध लौह धातु के रूप में पहचान दी गई थी। अब देखिए कृषि। इस काल में कृषि की जो साक्ष्य हैं वो भी पाए गए हैं। लिखा है हालांकि लोहे से बने बहुत कम कृषि उपकरण पाए गए हैं, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि उत्तर वैदिक लोगों के जीवन का मुख्य साधन था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 बैलों से जुताई की जाती थी। यह अतिशयोक्ति भी हो सकता है, मतलब पूरा श्योरली नहीं पता है कि ऐसा होगा ही, हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। जुताई एक लकड़ी के बने हल से की जाती थी। यह ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी होने के कारण आसान था। बलि प्रथा में पशु वध करने के कारण पर्याप्त बैल उपलब्ध नहीं होते थे, इसलिए कृषि आदिम तरीके से होती थी, लेकिन यह व्यापक तौर पर होती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लिखा है सतपथ ब्राह्मण में जुताई के अनुष्ठान पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार विदेह के राजा और सीता के पिता जनक ने अपने हाथों से जुताई की थी। उन दिनों राजा और राजकुमार तक भी शारीरिक श्रम में संकोच नहीं करते थे। लिखा है कृष्ण के भाई बलराम को हलधर या हल धारण करने वाला कहा जाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर लिखा है गौतम बुद्ध को बोध गया मूर्ति में बैल के साथ जुताई करते हुए दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि उत्तर वैदिक लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मसूर दाल का उत्पादन किया जाता था। अगर एमसीक्यूज में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके का पीसीएस या यूपीएससी में बना दिया जाए तो बहुत से बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना स्पेसिफिक नाम दे रहा है कि मसूर दाल का उत्पादन किया जाता था, क्या पता मसूर दाल की जगह कोई और दालें हों। होता है ना, हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं, जिससे वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, बुक को अच्छी तरीके से रीड करना है और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबको नोट डाउन करना है और उसे बार बार रिवाइज करना है, तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि एग्जामिनर वही तो चाहता है कि आप लोग सेल्फ डाउट में पड़ जाए क्वेश्चन को देखकर कि ये तो शायद नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, और ये ऐसे करते करते हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो ये सब हमें छोटा छोटा जो पॉइंट है उसे ध्यान में रखना है। अब देखिए कला और शिल्प के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कला और शिल्प। उत्तर वैदिक काल में विविध कलाओं एवं शिल्प का भी उदय हुआ था। कई लोहे के काम करने वाले और धातुओं को पिघलाने वाले कारीगरों के बारे में पता चलता है, जो ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे का काम करते थे। वैदिक लोग शुरुआती दौर से ही तांबे से परिचित थे। ईसा पूर्व 1000 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाने वाले तांबे के औजार से गैर वैदिक समाज में तांबे के कारीगर होने के भी संकेत मिलते हैं। और याद रखिएगा वैदिक लोगों ने राजस्थान में खेतड़ी के ताम्र खदानों का इस्तेमाल किया था। उनके द्वारा किसी धातु के तौर पर तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। याद रखिएगा धातु के तौर पर पहली बार जो उपयोग है तांबे का, वह किसने किया था, वैदिक लोगों ने किया था। अब देखिए बस्तियां। यद्यपि चारों वेदों में जन शब्द या कबीलाई लोग आम है, पर वहां जनपद या लोगों का आवास का कोई उल्लेख नहीं है। यह सबसे पहले ब्राह्मण नामक उत्तर वैदिक ग्रंथ में मिलता है, जो कि ईसा पूर्व 800 से पहले का नहीं है। कृषि और विभिन्न तरह के शिल्प की कारीगरी उत्तर वैदिक लोगों के जीवन को स्थिर करने में सहायक हुई थी। देखिए कृषि जो है वो लोगों के जीवन को किस तरीके से स्थिर कर सकती है, बताइए। मान लीजिए हम लोगों ने इस स्थान पर कृषि किया, तो कहीं ना कहीं हम अपना जो निवास स्थान है वह भी कहाँ बनाएंगे, इस तरीके से जगह पर बनाएंगे, ताकि हम जो कृषि है उसकी क्या कर सके, देखभाल कर सके। तो इस वजह से क्या होने लगा कि लोगों का एक निवास स्थान स्थायी होने लगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पुरातात्विक उत्खनन एवं अन्वेषण से हमें उत्तर वैदिक काल के रहन के बारे में पता चलता है। चित्रित भूरे बर्तन के स्थल न केवल कुरु पांचाल क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर एवं दिल्ली में मिले, बल्कि पंजाब व हरियाणा के आसपास के हिस्से में, मध्य क्षेत्र एवं राजस्थान के उन हिस्सों में भी मिले जहां मत्स्य क्षेत्र का गठन हुआ है। अब देखिए राजनीतिक संगठन। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कबीलाई सभाओं का जो महत्व था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। फिर शाही सत्ता का विस्तार होने लगा और विद्वत पूरी तरह से गायब हो गया। सभा और समिति ने खुद को तो बचाए रखा, परंतु उनके कार्यकलाप का जो ढांचा है वो बदल गया। अब वे प्रमुखों और रईसों द्वारा नियंत्रित होने लगे थे। सभा और समिति अब किसके द्वारा नियंत्रित होते थे,
तो प्रमुख या रईसों के द्वारा। फिर है महिलाओं को अब सभा में बैठने की इजाज़त नहीं थी, इसमें योद्धाओं और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया था। याद रखिए उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा में बैठने की इजाज़त नहीं थी। बड़े राज्यों के गठन के प्रमुख एवं राजा की शक्ति जो थी वो बढ़ा दी गई थी। कबीले के अधिकार को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। प्रमुख कबीलों ने अपने नाम पर इलाकों का गठन किया, संभवतः यह उनके द्वारा नहीं बसाया गया था। शुरुआत में प्रत्येक क्षेत्र का जो नाम था वो किसके नाम पर रखा गया था? कबीले के नाम पर, जहां पर वे लोग निवास करते थे। फिर देखिए उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजा के चुनाव के भी संकेत मिलते हैं। मतलब उस टाइम पे क्या होता था? राजा चुने जाते थे। शारीरिक व अन्य विशेषताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को राजा चुना जाता था, जो कि शारीरिक एवं अन्य क्रियाकलापों में क्या होता था? श्रेष्ठ होता था। उसे ही क्या चुनते थे? राजा चुनते थे। कबीले का जो व्यक्ति बस्तियां बसाता था, खेती में कौशल दिखाता था, बहादुरी से लड़ता था, उसे ही उस कबीले का मुखिया चुना जाता था। राजा के साथ भी ऐसा ही होता था। वह विष नामक अपने परिजनों या आम लोगों से स्वैच्छिक उपहार के रूप में बलि प्राप्त करता था। धीरे धीरे ये स्वैच्छिक उपहार आवश्यक हो गए, जिसे बलपूर्वक भी बाद में वसूला जाने लगा था। शासकों ने इस स्वैच्छिक उपहार को अपना अधिकार बना लिया और वंशानुगत अपने पद का लाभ लेते रहे, जिसमें कि बाद में उनके बड़े बेटे को शासक बनाया जाता था। फिर देखिए सामाजिक संस्था। तो आर्यीकरण ने सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का द्योतक है। इस प्रकार वैदिक आर्यों ने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी। वैदिक आर्यों ने किसकी शुरुआत की थी? वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी। उत्तर वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, जिसे कि ब्राह्मण या राजन या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते थे। देखिए लिखा है कि बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति में काफी वृद्धि की। शुरू में ब्राह्मण केवल पुरोहितों के 16 वर्गों में से एक थे, लेकिन वे धीरे धीरे दूसरे पुजारियों से अधिक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में उभरे। ब्राह्मणों का उदय एक आश्चर्यजनक विकास है, जो भारत से बाहर के आर्य समाज में नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि गैर आर्य तत्वों ने ब्राह्मण वर्ण के गठन में कुछ भूमिका निभाई है। फिर देखिए देवता, रीति रिवाज और दर्शन। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवादी प्रभाव के अंतर्गत ऊपरी दोआब ने आर्य संस्कृति के फलने फूलने की जमीन तैयार की। ऐसा लगता है कि कुरु पंचाल क्षेत्र में सभी वैदिक साहित्य संग्रहित किए गए। बलि प्रथा इस संस्कृति के मूल में थी, जो अनुष्ठानों और विधियों पर आधारित थी। एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा कि दो सर्वोत्कृष्ट ऋग्वैदिक देवता इंद्र और अग्नि अपनी जो प्राचीन महत्ता थे वे खो चुके थे। दूसरी ओर प्रजापति, विधाता ने उत्तर वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान ले लिया था। ऋग्वैदिक काल के अन्य छोटे देवता भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। पशुओं के देवता कौन थे? रुद्र। फिर लिखा है उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए थे। विष्णु उन लोगों के संरक्षक माने गए जिससे अर्ध खानाबदोश जीवन के बजाय एक स्थानीय या स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। इसके अलावा कुछ वस्तुओं की पूजा देवता की तरह होने लगी थी, जैसे कि आप लोग बहुत सारे ऐसी वस्तु जानते हैं जिसको कि पूजा के लिए यूज कर लिया जाता है। इस तरह से क्या हुआ? मूर्ति पूजा के लक्षण जो है वो उत्तर वैदिक काल में सामने आए। जैसे जैसे समाज ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र जैसे सामाजिक वर्गों में विभाजित हुआ, कुछ सामाजिक वर्गों ने अपने अलग से देवता बना लिए थे। पूषण, जो मवेशी पालन के लिए जाने जाते थे, शूद्रों के देवता हो गए थे। शूद्रों के देवता का क्या नाम था? पूषण। इसको एकदम MCQs में आ सकता है, इसलिए आप नोट डाउन कर लेंगे। अब कल से हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्लासेस जो है वो शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।